जो कि ऑफिस 365 था, जो हमें स्टोरेज मिली थी वो 1 टेराबाइट और पर्सनलाइज भी कर सकते हैं कि हमारा डाटा कंबाइन पर्सनलाइज होगा या किसी एक स्पेसिफिक यूजर के लिए होगा। अगर हम अपने सिस्टम की डिस्क की ड्राइव में कोई डेटा रखें तो उसको हम कहते हैं कि हमने जो डेटा रखा है वो फोल्डर के अंदर जाता है। यहाँ पे जो डेटा आता है वो बेसिकली डाटा आता है कंटेनर के अंदर। कंटेनर कहलाता है वो, यानी फोल्डर को यहाँ कंटेनर कंसीडर किया जाता है। और यहाँ पे जो स्टोरेज के लिए हमें स्पेस मिलेगी वो 500 अप टू 500 टेराबाइट मिलेगी, कि हमें 500 जीबी की स्टोरेज मिलती है इसके अंदर। अप टू 500 का मतलब होता है कि यस प्लस 500 भी हम जा रहे हैं। सुहेल साहब आपको नहीं है वॉइस क्लियर, बाकी सबको तो क्लियर है। और अगर बिलाल साहब कह रहे हैं आवाज नहीं क्लियर है तो चेक कर लें आप अपने एंड से ही कि आवाज। चलें, अब आप अगर कह रहे हैं आपको आवाज क्लियर हो गई है तो ठीक है। तो कहते हैं अभी हमारे पास कोई स्टोरेज अकाउंट नहीं है। जब हम यहाँ पे स्टोरेज बताने की बात करते हैं, सो नंबर वन मैं कह रहा हूँ एक ऐसी कॉमन स्टोरेज होगी जिसमें मेरा यूजर्स का डाटा अगर आसान यूजेज में लाना है तो आप देखते हैं दिस पीसी और इस पीसी के ऊपर मेरे पास सी और डी ड्राइव नजर आती है। नॉर्मली जब यूजर अपना डेटा रखता है तो यूजर को सेम इसी तरह ही एक्सेस मिलती है कि वो या यहाँ पे डेटा रख सकता है और या ब्राउजर में वेब बेस्ड डेटा रख सकता है। यहाँ जाके वन ड्राइव लिखा था हमने लास्ट टाइम, तो ये होता है हमारा ब्राउजर के ऊपर, जिसे नॉर्मली अगर एक टाइप ऑफ बात की जाए तो ये होता है कॉमन डेटा की तरह फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमारे पास अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें हम डाटा रखते हैं। अलग अलग टाइप की हमारी स्टोरेजेस होती हैं जिसमें हम डाटा रखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे
नेम के ऊपर कहता है कि जी आप कैपिटल नहीं लिखेंगे और 3 करेक्टर स्टोरेज डाटा एक्सेस लिख लेते हैं, एसडीए, स्टोरेज डाटा एक्सेस ऑलरेडी टेकन। अब यहाँ पे ये बता दूं कि ये मेरे पास नहीं एक्सेस्ड है, ये मेरे इस टैब में नहीं है, क्योंकि ये हमारा लाइव चल रहा है स्टोरेज अकाउंट, तो ये इंटायरली चेक करता है ग्लोबली कि ये किसके पास एक्सेस होगा। सो चूंकि ये इंटायरली यूज्ड है तो मैं और आसान कर देता हूँ, एज्योर डाटा एक्सेस, ये भी ठीक है, कॉर्वेट एज्योर स्टोरेज अकाउंट कर लेते हैं। वैसे ये नेम सिर्फ मुझे इसलिए नजर आएगा कि मुझे आइंदा के लिए मैनेजमेंट का पता हो कि मैंने इसको कहाँ पे यूज करना है, बस ये सिर्फ इस पर्पज के लिए हमारे पास आएगा। रीजन यूएस आ गया और प्राइमरी सर्विसेज ही है ये हमारी, हम इसमें टाइप एज्योर ब्लॉब स्टोरेज कर सकते हैं, एज्योर फाइल कर सकते हैं, या अदर के अंदर हम टेबल या क्यूज बना सकते हैं। तो ये जो हम बना रहे हैं प्राइमरी इसकी सर्विस, ये हम बना रहे हैं एज्योर फाइल्स, ताकि मैं इसके अंदर अपना डेटा रख सकूं यूजर की आसानी के लिए P2P में, यानी मेरी कंपनी के अंदर डेवलपर बैठते हैं और उन्होंने डेटा रखना होता है, वो बार बार जाके यूआरएल नहीं खोलते, वो बार बार जाके एक्सेस नहीं करते, वो कहते हैं भाई हम दिस पीसी में जाएं और मुझे यहाँ पे डेटा स्टोरेज नजर आ जाए, दैट्स इट। बस अगर मुझे ये डाटा स्टोरेज यहाँ पे नजर आ गई तो मैं कहता हूँ मुझे ये स्टोरेज यहाँ पे मिल जाए, तो मैं ये यहाँ पे एक्सेस करने के लिए यूजर को क्या बना देता हूँ, एज्योर फाइल सिस्टम बना देता हूँ। एसएसडी या एचडीडी के ऊपर तो कॉमन जो हमें यूज करनी हो, मैं फिलहाल एचडीडी यूज कर लेता हूँ, एसएसडी पे कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। बैकअप मैंने कहा फिलहाल मुझे कोई नहीं चाहिए, मैंने लोकल रिडंडेंट बैकअप ले लिया, जियो रिडंडेंट जिसके अंदर हम बात करते हैं कि हमें कहाँ पे मिलेगा, और जोन रिडंडेंट जिसके अंदर वो कहता है कि आपका डाटा ओवर द एक डिफरेंट नेटवर्क के अंदर भी जाके, एक डिफरेंट डाटा स्टोर के अंदर भी जाके बना देगा। जी प्यारे भाई, आप वॉइस का जो भी मैसेज कर रहे हैं, अगर रिपीटेडली आपको बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है तो आप अपनी तरफ से नेट चेक करें, बिल्कुल बंद है यानी मेरी तरफ से ये आवाज नहीं आ रही, तो देन डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से कोई ना कोई ऑप्शन चेक कर सकता हूँ कि क्यों आवाज आपको जो है वो नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप यानी पहले कहेंगे नहीं आ रही और फिर कहेंगे आ रही है, तो ये आपको पता है कि ये आपकी तरफ से भी कोई इशू हो सकता है, यानी कि आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम है। मेरी ठीक है जी, एक भाई ने मैसेज किया कि आपके पास बिल्कुल ठीक है, तो भैया डेफिनेटली अगर बिल्कुल ठीक है तो सबके लिए ठीक होगी, अगर किसी एक साहब के लिए नहीं ठीक है तो फिर मैं चेक भी कर सकता हूँ जरूर, कि अगर एक कोई इशू है तो मैं चेक कर लूँ। सो वो फिर कहते हैं कि पास कर या बर्दाश्त कर। ये भी मोहम्मद अदीम ने ठीक कहा कि जिनको आवाज क्लियर नहीं आ रही होती या स्क्रीन में प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी तरफ से रिफ्रेश कर लिया करें पोर्टल को। वो कहाँ में देखते हैं उधर, लास्ट में देखते हैं। तो वेल ये मैंने लोकल स्टोरेज यानी लोकल रिडंडेंट बैकअप रखा, फिलहाल ये कोई नेक्स्ट किसी एक डाटा सेंटर में या नेक्स्ट किसी एक स्टोरेज अकाउंट पे नहीं लेके जाना, बल्कि सिर्फ यहाँ पे ही रखना है, इसी अपने पोर्टल के ऊपर ही डाटा रखना है। कहता है रिक्वायर सिक्योर ट्रांसफर, यस डेफिनेटली ऑलवेज हम ट्राई करेंगे कि हमारी तरफ से इस क्लाउड के ऊपर जितना भी डाटा है वो सिक्योरली जाए, उसके अंदर कोई भी हमें कंप्रोमाइज डाटा नहीं चाहिए। अलाउ इनेबल एनोनिमस एक्सेस ऑन द इंडिविजुअल कंटेनर, अब यहाँ पे वर्ड कंटेनर का आना शुरू हो गया है। यस, कंटेनर इज बेसिकली एज आई टोल्ड यू इज फोल्डर, कंटेनर को हम फोल्डर कहते हैं क्योंकि ये
प्रोप्राइटरी होते हैं कि जिसने भी यूज किया नेम वो सिर्फ अपने लिए होता है, अगर कोई दोबारा वो नेम यूज करेगा सो ये नहीं यूज कर सकते एक नेम। तो जैसे यहाँ पे हम फोल्डर की बात करते हैं सिस्टम में, यहाँ पे कंटेनर होता है। तो अलाउ इनेबल एनोनिमस एक्सेस ऑन द इंडिविजुअल कंटेनर, के हर फोल्डर की एक्सेस किसको होगी। मैंने एक बात की थी, स्टोरेज अकाउंट नॉर्मली एक्सेस होती है कॉमन, सबके लिए एक्सेसिबल होता है। लेकिन अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि भाई सिर्फ स्पेसिफिक यूजर को कंटेनर वो एक्सेस दो, तो इसका मतलब है मेरे लिए ये मेरा एक पर्सनल फोल्डर बन गया, तो वो सिर्फ मुझे ही एक्सेस होगा, किसी और को एक्सेस नहीं होगा। डिफॉल्ट टू माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं कि मैं इसकी एज्योर एडी के साथ सिंक्रोनाइजेशन करा दूं। एज्योर एडी के साथ सिंक्रोनाइजेशन का फिर पर्पस ये हो जाता है, फायदा ये हो जाता है कि अगर एज्योर के हमारे मल्टीपल यूजर हैं तो मैं उनको एक्सेस दे देता हूँ स्टोरेज की, तो जो यूजर मेरे पोर्टल का है सिर्फ उसको इसकी एक्सेस होगी, किसी और को एक्सेस नहीं होगी। वर्जन टाइप है कि आपने वर्जन कौन सा अलाउ करना है, 1.0, 1.1, 1.2। तो मैं यहाँ पे कोई भी जो मुझे रिक्वायर्ड मैनेजेबल है कि मैं दे दूं, तो बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट वर्जन 1.2 ही दिया जाता है। इस वर्जन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो इसकी एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप अगर मार्केट में जाएं और जाके सिंपली कहें कि मुझे हार्ड डिस्क ड्राइव चाहिए, जब आपने सिर्फ ये कहा कि मुझे हार्ड डिस्क ड्राइव चाहिए, तो फिर आपको कोई भी बंदा HDD प्रोवाइड कर देगा, हार्ड डिस्क ड्राइव कर देगा, वो SSD नहीं देगा। चलो HDD भी एक्सेप्टेबल होगी, लेकिन आगे भी वो बात करेगा कि आपको कितने RPM की डिस्क चाहिए, तो उसमें RPMs भी आ जाते हैं साथ। नॉर्मली जो RPM आता है वो, अगर हम बात करें 7200 RPM के डिस्क की है, और अगर अच्छी बात कर लें तो 15,000 RPM की भी डिस्क होती है। अब 15,000 RPM और 7200 RPM में ये फर्क है कि 7200 RPM की डिस्क होगी तो उसकी कॉस्ट जो है वो 3,000 होगी, 15,000 RPM की होगी तो उसकी कॉस्ट डेफिनेटली बहुत ज्यादा होगी, तो उसकी कॉस्ट में भी ज्यादा भी हो सकती है, 7,000 भी हो सकती है, 3,000 से यानी ऊपर ही होगी। तो यस, यूं हमारी कॉस्ट वेरी करती होंगी, वेरी करती है। तो वेरिएंट 2 के ऊपर यानी 1.2 के ऊपर हमारी सब कैपेसिटी भी अच्छी होगी और परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। RPM क्या होता है, डिस्क के ऊपर डाटा कॉपी करने की स्पीड, कि हमारी डिस्क कितने डाटा को कॉपी करने की स्पीड है। यस, हमने शेयर्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी इनेबल करना है कि ये ब्राउजर बेस्ड भी एक्सेस हो, नेटवर्क फाइल सिस्टम भी अलाउ करना है, जैसे कि ये मैंने कहा था कि मेरे दिस पीसी में नेटवर्क के अंदर एज अ शेयर ड्राइव भी ये नजर आए, तो मैंने यस ये भी अलाउ करना है। और एक्सेस टायर क्या रखनी है, हॉट, कोल्ड या कूल। तो हॉट का मतलब होता है कि हमने ये रखी है अपने पास एक्टिव एक्टिव, कि मैं जब भी इस ड्राइव को एक्सेस करूं मेरी ये ड्राइव विद इन सेकेंड्स मुझे एक्सेस और मैनेज कंट्रोल हो जाए। और अगर मैं बात करता हूं कोल्ड की, कूल की, तो इसका मतलब है कि ये मैंने एक ऐसे पर्पस के लिए रखी है जिसमें ये एक्टिव नहीं होगी, यानी जैसे ही मैं सिस्टम को छोड़ता हूँ वो स्लीप मोड में चला जाता है, तो ये स्लीप मोड में चली जाया करेगी। और कोल्ड का पर्पज है ये सिर्फ बैकअप सिनेरियो के लिए यूज होगी, एक्टिव नहीं होगी। जैसे शायद हम अपने व्हाट्सएप के बैकअप्स की बात कर लेते हैं, व्हाट्सएप चल रहा है तो एक्टिव एक्टिव है। अगर हम बात करते हैं कि हमने व्हाट्सएप के कूल की बात की, तो ये हमारी आर्काइव हो जाती है जो व्हाट्सएप पे ही बन जाती है। और अगर हम कोल्ड की बात करें तो ये वो बैकअप हो जाता है जो व्हाट्सएप जीमेल पे भेज देता है, जब हमें चाहिए होता है वापस आ जाता है, लेकिन वहां पड़ा हुआ हम यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारे बैकअप की इन तीन वर्ड्स की बात है। हम हॉट रख लेते हैं, जब भी चाहिए एक्सेसिबल होगी। इनेबल लार्ज फाइल्स शेयर, यस, ये हमें एक्सेसिबल होगी किसी भी नेटवर्क के अंदर। जब भी हम कोई डाटा रखते हैं तो वो डाटा हमें एक्सेसिबल होता है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड्स में। चार ऑप्शन टोटल जो है ना, बस ये नहीं, इसके अंदर ये तीन है, हमें फिलहाल ये तीन मिलती है। यस, इसके अंदर ये हमारी तीन है।
तो उसमें से हमने हॉट इसलिए रखी है ताकि ये हमें एक्टिव एक्टिव मिले। कूल भी की जा सकती है उस सिनेरियो में जब हम कहेंगे कि ये हमें कोई एक सेकेंडरी के तौर पे चाहिए और बिल्कुल ही सिर्फ बैकअप चाहिए, तो DRS जिसे हम कहते हैं, डिजास्टर रिकवरी साइट, तब हम इसे कोल्ड में ले जाते हैं। नेक्स्ट, नेटवर्क इनेबल पब्लिक एक्सेस। यस, ये हर कोई एक्सेस कर सकता है, जैसे मैं अपने किसी भी नेट से बैठ के एक्सेस करता हूँ। इनेबल पब्लिक एक्सेस फ्रॉम सिलेक्टेड नेटवर्क्स, यानी मैंने अपना यहाँ पे लिखा व्हाट इज माई आईपी, तो व्हाट इज माई आईपी में जो मेरा आईपी आएगा मैंने सिर्फ उसको इसके साथ बाइंड कर दिया। तो व्हाट इज माई आईपी एड्रेस का मतलब होता है कि मेरा एक अपने नेटवर्क का पब्लिक आईपी है जिसके अंदर मैंने आके ये किया है। और डिसेबल पब्लिक एक्सेस मतलब है कि मैंने एक्सेस सिर्फ बंद कर दी, कोई एक्सेस नहीं ली, मैंने पब्लिक पे एक्सेस देनी नहीं है, तो कौन एक्सेस करेगा? अगर मैंने यहाँ से डिसेबल कर दिया तो फिर ऐसा होगा कि एज्योर के ऊपर में भी मेरी वीएम्स बनी हुई है, सिर्फ मैं उन वीएम के ऊपर एक्सेस करता हूँ। उसमें भी क्या करता हूँ, यही पिछले वाली बात, शेयर्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या नेटवर्क फाइल सिस्टम, तो जो मैं वहां से अलाउ करूंगा सिर्फ वो होगी। तो मैंने क्या कर दी, इनेबल रखी है कि भाई हर जगह पे से एक्सेस हो, क्योंकि अगर मैंने स्पेसिफिक नेटवर्क से कर दी और अपना व्हाट इज माय आईपी एड्रेस ऑफिस का आईपी लिख दिया, तो ये ऑफिस के आईपी से बैठ के एक्सेस हो, घर के आईपी से जाके एक्सेस नहीं होगी। तो यूजर के लिए फिर ये मल्टीपल एक्सेसेस चाहिए होती है। तो मैंने फिलहाल ये इनेबल पब्लिक एक्सेस बता दी। प्राइवेट एंड पॉइंट भी बता सकते हैं। प्राइवेट एंड पॉइंट का मतलब होता है कि हम इसको अपने स्पेसिफिक बाइंड कर दें किसी एज्योर के पीसी के साथ, सिर्फ ये उसके साथ ऐड एंड पॉइंट हो जाएगा कि मेरा वहां पे एक वर्चुअल नेटवर्क है, उसके साथ सिर्फ ये बाइंड हो जाएगा, सिर्फ उसी को एक्सेस होगा, किसी को एक्सेस नहीं होगा। तो ये हम अपनी एक्सेस इसके अंदर बता देते हैं। कोल्ड कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ बैकअप रखना है तो कोल्ड मोड यूज कर सकते हैं, यानी एक स्टोरेज लगाएंगे जिसको आपने अपना जो नॉर्मल मोड रखा है हॉट, और दूसरा जो रखेंगे उसे आप सिर्फ कोल्ड मोड रखेंगे। उसको क्या हुआ, नेक्स्ट, और कहता है डेटा प्रोटेक्शन। यस, हमने डेटा प्रोटेक्शन करनी है कि डाटा डिलीट हो जाए। सॉफ्ट डाटा डिलीट 7 डेज के अंदर रिकवरेबल है। डेज टू रिटेन डेटाबेस। इनेबल सॉफ्ट डिलीट फॉर कंटेनर्स। यस, सॉफ्ट डिलीट भी, यानी कंटेनर यानी फोल्डर भी डिलीट हो या पूरा अकाउंट डिलीट हो, डाटा डिलीट हो, तीनों चीजें डिलीट होने की सूरत में 7 डेज है। बट हम इसको चेंज कर सकते हैं, वट हम जो भी रखना चाहें आगे पीछे कर सकते हैं कि हमें ये कितनी देर के लिए करना है, कितना कितना करना है। और रिव्यू एंड क्रिएट, तो ये हमारी वैलिडेशन हुई। ईमेल आ गई, क्या ईमेल आ गई? रिव्यू कंप्लीटेड और करते हैं क्रिएट। ये हमारा स्टोरेज अकाउंट बन गया। अब इसके ऊपर मैंने बैठ के डाटा जो है वो नेटवर्क के अगर पीसी पे एक्सेस करना है तो मैं एक पीसी भी अपना ऑन कर लेता हूँ साथ में उतनी देर में, ताकि मैं इसके अंदर जो है वो डाटा भी एक्सेस कर लूँ। तो ये मेरी किसी भी नेटवर्क के अंदर एक मशीन आई जिसके ऊपर मैं, ये मैंने वीएम पे इसलिए किया, फिजिकल पे नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि मैं बार
तो इसका स्नैपशॉट बना होता है, बैकअप बना होता है, मैं रिट्रीव कर लेता हूँ। और मैंने इस पे नेट चलाना है, सबसे पहले मुझे नेट चाहिए। ये मैं बना रहा हूँ, वो जो स्टोरेज अकाउंट उधर बनाया है उसको एक्सेस करूँ और उसमें डाटा कैसे रखना है उसके लिए। ये मैंने अपने इस पीसी पे इंटरनेट चला लिया। हाँ, उधर ही जाएंगे, अभी बनाते हैं। बस मैं वो सिर्फ इसलिए ऑन कर रहा हूँ कि वो बन रही है ना अभी, क्योंकि उधर स्टोरेज बन रही है। उतनी देर में मैं पीसी रेडी कर लूँ जिसपे आके हमने उसको एक्सेस करना है। अच्छा है, फिर अच्छा है। प्रैक्टिस के बगैर कोई चीज नहीं आती, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। बस जी, ये मेरे पास इंटरनेट इसके ऊपर जो है वो रेडी हो गया है, और मैंने इसकी ये सर्विसेज यहाँ पे क्या कर ली है, रेडी कर ली है। और यस, स्टोरेज अकाउंट भी हमारा बन गया। और जब हमारा स्टोरेज अकाउंट बन गया है तो हमने इसको करना है एक्सेस। जी बिल्कुल कर सकते हैं, पे किए बगैर तमाम लैब्स ये जितनी हम कर रहे हैं ये सारी ट्रायल वाले अकाउंट्स के अंदर ही। गो टू रिसोर्स, ये हम रिसोर्स के अंदर आ गए। और सबसे पहले तो हमारी ओवरव्यू के अंदर बताता है कि ये कॉर्वेट एजियोर स्टोरेज अकाउंट जो है वो बन गया है। तो मैं इसके डाटा स्टोरेज में आता हूँ, और कहता है कि आप किस तरह का डाटा इसमें रखवाना चाह रहे हैं, कंटेनर, फाइल शेयर, क्यूज या टेबल्स। तो हमारे पास सारी ऑप्शंस कंटेनर और फाइल शेयर की हैं। अभी जो मैं यहाँ आपको एक्सेस करने के बता रहा हूँ, क्योंकि वो हमने क्या प्लान किया, नेटवर्क फाइल शेयर का, तो हम उसे क्या बनाते हैं, फाइल शेयर। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल शेयर का भी मतलब कंटेनर ही बनाता हूँ, नया फाइल शेयर बनाता हूँ, और नाम रख दिया ये अप टू 100 टेराबाइट का होगा। नेम मैंने रख दिया कंपनी डिफॉल्ट डाटा, कोई भी रख सकते हैं वैसे हम। कंपनी का डिफॉल्ट डाटा है, ये नाम रख दिया, क्रिएट कर दिया। ये मेरा एक फाइल शेयर का मतलब क्या हुआ, स्टोरेज अकाउंट के अंदर एक फोल्डर बन गया, एक ऐसा फोल्डर बन गया जिससे मैं अब क्या करूंगा, अपने पास डाटा को नेटवर्क के ऊपर एक्सेस करूंगा। ये हमारा फोल्डर बन गया। ये होगी हमारी स्टोरेज डिप्लॉय। वेल जी, हमारा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो गया, और कंटेनर भी हमारा क्रिएट हो रहा है, यानी फाइल शेयर भी क्रिएट हो रहा है। अब आपने पूछा क्वेश्चन के प्राइस क्या होती है। यस, अगर आप प्राइस को देखना चाहते हैं तो ये मैं आपको प्राइस की टैब ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने सिंपल प्राइस का टैब कहाँ से लाया हूँ मैं अभी दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ से देखना शुरू करेंगे कि आपको प्राइस क्या आती है। ये आ गए। पहले 50 टेरा डेटा रखेंगे तो आपको प्रीमियम अकाउंट के अंदर
$0.15 पर जीबी पर मंथ आएगा, पर जीबी पर मंथ 0.15 जीबी। हॉट मोड में 0.21 हो जाएगा, कूल मोड में 15 रहेगा, कोल्ड मोड में 0036 यानी एक ऑब्जेक्ट बढ़ जाएगा। और आर्काइव बैकअप में तो आप समझे फ्री में ही जा रहे हैं, कुछ भी कॉस्ट नहीं। जब आपका डेटा पहुंच जाएगा 450 टेराबाइट पे, तब आपको कॉस्ट 0.15 ही पड़ेगी। और उसके बाद जब 500 टेराबाइट पे पहुंच जाएंगे तो आपको कॉस्ट कुछ चेंज नजर नहीं आ रही, क्योंकि असल काम इसके ऊपर है कि आपको डेटा कितना जो है वो रखने के लिए मिल रहा है। ये इसकी कैपेसिटी की बात कर रहा है। तो वो एज अ डेटा आएगा बस, एक टाइम चाहिए होगा उसके लिए। हाँ जी, जाहिर बात है, क्योंकि हमने सिर्फ बैकअप के तौर पे रखा है, तो वो वापस लाने के लिए डेटा का टाइम चाहिए। हाँ जी यानी उसे आप ऐसे ही समझे जैसे हम व्हाट्सएप पे नहीं बैकअप लेने के बाद डिवाइस किसी पे रिस्टोर करते हैं तो टाइम लगता है वापस आने में, सेम। और 1 पीटाबाइट पर मंथ आपको $17,003 में मिलेगी, यानी इतनी महंगी पे भी जा सकते हैं। अगर आप किस पे चलते हैं, पीटाबाइट की स्टोरेज भी लेना चाहते हैं, मिल जाती है। पीटाबाइट 1000 टेराबाइट के बाद आती है। तो टेराबाइट के अंदर कॉस्ट ये आती है हमें पे एज यू गो के अंदर। और ये मैं कहाँ से लेके आया हूँ, ये अब आपने पूछा था, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये मैंने कॉस्ट कहाँ से देखी है कि स्टोरेज की कॉस्ट हमें कैसे पता चलेगी कि कितनी कॉस्ट हमें जो है वो लगेगी या कितनी हमने यूज करनी है। जब मैं स्टोरेज के अकाउंट में आता हूँ, स्टोरेज के ऑप्शन में आता हूँ, ये आप देख रहे हैं मैंने इस पे माउस सिर्फ रखा है, क्लिक नहीं किया, और स्क्रॉल किया तो ये नीचे नीचे प्राइसिंग का टैब आ रहा है। जब मैंने इस प्राइसिंग के ये टैब आ गया कि आपकी इसके ऊपर ये प्राइसिंग आएगी, ये इसने प्राइसिंग बता दी है कि आप कितने यूज करेंगे, कितनी कॉस्ट आएगी। स्टोरेज हमारी बन गई, मैं इसे कनेक्ट करना चाहता हूँ, यानी मैं इसके अंदर डेटा रखना चाहता हूँ। अगर तो मैं डायरेक्टली ब्राउज करता हूँ, ये दिस वन, तो मैंने ब्राउज के अंदर आके इसमें कोई डेटा रखना है तो मैंने किया अपलोड, मैंने डेटा रखा कोई भी, मैंने फाइल अपलोड करना चाहिए, मेरे पास मेरे सिस्टम में कोई भी एक फाइल पड़ी है, लेट्स से दिस वन, पता नहीं अब क्या है, मैंने अपलोड कर दिया, ये अपलोड हो गई। और इसके बाद मैं चाहता हूं कि ये ड्राइव मेरे यूजर्स के लिए एक्सेसिबल हो, उनके अपने कंप्यूटर की नेटवर्क ड्राइव के तौर पे यहाँ। तो अब अगर मैं इसे यहाँ लाना चाह रहा हूं तो मुझे इसको यूजर के लिए सेटल करवाना है, और वो सेटलमेंट कराने के लिए, ये एक पिक्चर थी शायद जो मैंने अपलोड कर दी है, मैंने जाना है कनेक्ट पे और कहना है कि इसे मेरे नेटवर्क के अंदर जी ड्राइव के तौर पे कनेक्ट करवा दो, कि ये मेरी ड्राइव इसके ऊपर कनेक्ट हो जाए। तो हमने कहा कि इसको यूजर की एक्सेस में लाओ, तो उसने एक स्क्रिप्ट दिया है कि इंस्टेड ऑफ आप मैनुअल जाके क्लिक करें, क्या कर लें, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को करें कॉपी, कॉपी किया। ये स्क्रिप्ट आप ले जाएं अपने उस पीसी पे जिस पीसी पे यूजर को एक्सेस देना चाह रहे हैं। मैंने अपने इस पीसी के ऊपर यूजर को एक्सेस देनी है, तो मैं इस पीसी की या कमांड लाइन खोल लेता हूँ या पावर शेल खोल लेता हूँ। वैसे जो बेसिक कमांड्स होती हैं वो सीएमडी के अंदर चल जाती हैं, जो अहम कमांड्स होती हैं वो जाके चलती हैं पावर शेल के अंदर। ये मैंने जो कमांड वहां से कॉपी की है वो यहाँ रन करी, रन की, तो वो कहता है कि ये आपके उस पोर्टल के ऊपर जाके 57.150.1 डॉट के ऊपर कनेक्ट हुई।
उसने पूरा उसका आईपी एड्रेस बताया कि ये आपके कॉर्वेट एज्योर स्टोरेज अकाउंट .file.core.windows.net पे जाके क्या हो गई है, कनेक्ट हो गई है। और कनेक्ट होने के बाद मैं देख लेता हूँ मेरे पास नेटवर्क के तौर पे एक ड्राइव आ गई है। यहाँ मैंने रिफ्रेश किया तो कहता है नहीं जी कोई ड्राइव नहीं है, कोई बात नहीं। मैं दोबारा अपने पोर्टल पे आता हूँ और अपने पोर्टल से इसी के दरमियान, ये पूरी कमांड थी, इसके दरमियान ये लिखा हुआ है कि आप नेटवर्क के अंदर अगर ये ड्राइव कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपल ये वाला एक 2 लाइनों का स्क्रिप्ट भी रन कर दें। मैंने ये 2 लाइनें भी कॉपी कर ली और जाकर अपने पीसी की उसी फाइल के अंदर ये भी रन कर दिया, ओके किया और रिफ्रेश किया तो देखें ये मेरे पास सीडीडी वो कॉर्वेट एज्योर फाइल फॉर यूजर्स आ गई और स्पेस कितनी है 100 टेराबाइट। और इसमें हमने एक फाइल भी रखी थी, मैं ओपन करता हूँ, ये पड़ी है वो फाइल जो मैंने अपलोड की थी अपने ब्राउजर से। ये मैंने ब्राउजर से अपलोड की थी फाइल। तो ये वाली फाइल इस कंप्यूटर की इस जगह पे भी पहुंच गई। वाह, ये तो मेरी कोई पिक्चर थी, जेपीजी पिक्चर थी। और अगर यहां से कोई भी डेटा रखेंगे, यस एग्जैक्टली ये वाला डेटा टू क्लाउड सिंक भी हो जाएगा। मैंने यहां रख के ओके किया और आ गया क्लाउड पे और जाके देखा क्लाउड के ऊपर ये टू क्लाउड सिंक डाटा आ गया। तो वही वाला डाटा मेरे क्लाउड के ऊपर भी सिंक होके पहुंच गया। अब मैं चूंकि इसकी एक यूजर को नहीं एक्सेस देना चाह रहा, कितने यूजर्स को एक्सेस देना चाह रहा हूँ, मेरे पास काफी सारे यूजर्स हैं जिनको मैं एक्सेस देना चाह रहा हूँ। तो मुझे ये वाला स्क्रिप्ट शेयर करना है यूजर्स के साथ। मैं यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करके स्क्रिप्ट जो यहाँ पे मेरे पास आया है ये शेयर करूंगा यूजर्स के साथ कि वो यूजर्स अपने पास ये एक्सेस कर लें। तो अगर अब आप भी में से कोई अपने पास टेस्ट करना चाहता है तो ये मैंने स्क्रिप्ट यहाँ पेस्ट कर दिया। यस, रीड की भी मैं बात बताता हूँ कि रीड कैसे करना है, सिर्फ रीड कैसे करना है। और फिर इसके बाद सिर्फ ये वाली एक कमांड 2 लाइंस की सीएमडी से लेकर यहाँ तक ये कैसे चलाएंगे। यस, व्हाट इफ यू वांट यू कैन आल्सो रन एंड यू विल गेट दिस ड्राइव। ये लेंगे, मैंने दोनों आपको यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब आपने पूछा कि जस्ट रीड की परमिशन देनी है, तो यस, रीड एंड राइट की परमिशन तो हम बनाते हुए भी दे सकते हैं और बाद में भी हम इसकी ऑप्शंस को मैनेज कर सकते हैं कि हमने इसके क्या राइट्स देने हैं और क्या क्या एक्सेसेस देनी है। तो मैं ओवरव्यू में आ गया अपनी इसी सीडीडी जो मैंने ये अपना बनाया है और आके कहता हूँ कि मैंने इसकी एक्सेस कंट्रोल देनी है, क्या एक्सेस दी हुई है और कितनी एक्सेस राइट देने हैं, कितने खत्म करने हैं। मैं कहता हूँ मेरी एक्सेस दिखा दो कितनी है और मैंने किसी को देनी है तो मैं उसकी जो एक्सेस मिली हुई है डिनाई कर देता हूँ। और अगर किसी को इसकी रोल एक्सेस देनी है, अब रोल एक्सेस और खाली एक्सेस में क्या फर्क है। रोल एक्सेस का मतलब पोर्टल की और खाली चेक एक्सेस का मतलब इस खास स्पेसिफिक ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसकी। तो जिसकी एक्सेस देना चाहेंगे वो हो जाएगी और बाकियों की एक्सेस नहीं होगी। तो हम एक्सेस भी अपनी मर्जी से इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बन गया। एक्सेस कंट्रोल देना है तो कैसे होगा, ये मैंने कहा जी रोल असाइनमेंट दे दो, ऐड करो और मैं जाके ऐड करूंगा कि मैंने किसको रोल देना है, कितना रोल देना है, रीड का देना है, राइट का देना है, ट्रांसफर का देना है, जिस तरह का रोल देना है वो हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। और अगर इसी ड्राइव को हमने नेटवर्क के तौर पे भी एक्सेस करना है, कैसे गए थे स्टोरेज अकाउंट, मैं एक दफा दूसरे पोर्टल पे से जा रहा हूँ। तो हम यहाँ से जब जाते हैं तो कैसे गए थे, ये बनाया था हमने स्टोरेज अकाउंट। स्टोरेज अकाउंट में आए, स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक किया और मैं गया था स्टोरेज ब्राउजर के अंदर।
स्टोरेज ब्राउजर में ये उसने बताया कि आपका फाइल शेयर या कंटेनर है। यस, मैं यहाँ पे अपने फाइल शेयर या कंटेनर, फाइल शेयर और कंटेनर में क्या फर्क है, रिपीट कर देता हूँ। फाइल शेयर का मतलब है कि मेरा कोई ऐसा डाटा जो मैंने कॉमन यूजर्स को देना है। कंटेनर का मतलब है मैंने एक फोल्डर बना दिया यूजर ए के लिए, एक बना दिया यूजर बी के लिए, और दोनों को उसकी अपनी अपनी एक्सेस दे दी है, वो सिर्फ अपने अपने डाटा में जा सकते हैं। अगर ब्लॉग सिलेक्ट करते हैं तो पिक्चर वीडियोस वगैरह तो हो जाती है, सारा कुछ हो जाएगा। ब्लॉग में भी फाइल चली जाती है। चली जाती है। ब्लॉग का मतलब है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट डाटा, तो वो तो सारा लेके जाता है। सर वो ज्यादा इजी नहीं है कि उसमें मल्टीपल चीजें भेज सकते हैं। एक दो चीजें हैं, मैं फिर रिपीट कर दूं। ब्लॉग के अंदर आप सारा डेटा रख सकते हैं ऐसे ही जैसे यहाँ पे रख रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है कि आप उसको नेटवर्क के तौर पे नहीं ना, वो एफटीपी के तौर पे जा रहा है। एक्सेस कहाँ पे हो रहा है वो हमें, एसएफटीपी। यूजर फेमिलियर नहीं है हर बार ब्राउजर पे जाने का, या हमने इसको क्रेडेंशियल नहीं दिए हुए, तो इसको क्या फायदा दे दिया हमने यूजर के पीसी के ऊपर ही। आप जब मर्जी पीसी बंद करके चलाएंगे, अगर ऑनलाइन आ गए, आप नेट पे कनेक्ट हुए, ये ड्राइव आपकी कनेक्ट होगी, तो ये आपके हाँ, मल्टीपल रखने का क्या फायदा है, यही कि उसमें और इसमें डिफरेंसेस हैं, और फायदा क्या है बस। तो फाइल शेयर इज मोर एफिशिएंट फॉर यूजेज। सब कुछ ये मैंने पिक्चर ही रखी थी आपके सामने, पिक्चर तो आराम से आ गई थी। फिर एक वर्ड आता है डेटा माइग्रेशन, यानी मैंने क्लाउड का प्लेटफॉर्म ले लिया, स्टोरेज की 100+ जीबीज ले ली, अब डेटा भी तो रखना है। कोई बात नहीं, अपलोड का टैब आया, मैंने डेटा रख दिया, ये तो हो गया कि मैंने अपने पीसी से अपलोड कर लिया। लेकिन सम टाइम ऐसा भी तो होता है कि डाटा मेरे ऑलरेडी किसी क्लाउड पे पड़ा हुआ है, वन ड्राइव पे पड़ा है, किसी और शेयर्ड फोल्डर में पड़ा है, गूगल ड्राइव पे पड़ा है, वहां से डेटा यहाँ लेके आना है। तो फिर आप डेटा को माइग्रेट करवा सकते हैं क्लाउड टू क्लाउड, किसी भी एक क्लाउड से किसी दूसरे क्लाउड में लेके जा सकते हैं। जी बिल्कुल, फाइल शेयर में सब डाटा चेक कर सकती है। ये कॉमन ड्राइव के लिए है, इसलिए बताया ये कॉमन ड्राइव के लिए होता है। अब मैंने डाटा माइग्रेशन करनी है। डाटा माइग्रेशन के लिए मेरा डाटा किसी एक प्लेटफॉर्म पे पड़ा है, जो कि मे भी मेरे लोकल पीसी पे भी हो सकता है, और मे भी लोकल किसी क्लाउड पे, एज्योर ब्लॉब हो सकती है, एज्योर फाइल हो सकती है, लोकल ऑन प्रेमिसेस हो सकती है, या अदर क्लाउड ऑब्जेक्ट यानी गूगल या फॉर शेयर्ड या लाइक इस तरह का, और मैं वहां से अपने लिए डाटा लेके आ सकता हूँ। देयर आर अ वैरायटी ऑफ योर डेटा ट्रांसफर सॉल्यूशंस अवेलेबल फॉर द कस्टमर। प्लीज सेलेक्ट द रिसोर्स टाइप एंड ट्रांसफर सिनेरियो बिलो एंड वी विल गाइड यू टू सोल्यूशन, कि किस तरह का आप इस पे डाटा लेके आ सकते हैं। ये आपने बता दिया कि मुझे लाइक किसी अदर उससे लेके आना है, और ट्रांसफर सिनेरियो बताएंगे कि आप कॉपी लेके आना चाह रहे हैं, और वो बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है इसमें हमारे लिए, टूल्स प्रोवाइड कर देता है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देता है। मैंने अपने पीसी के ऊपर पड़े हुए डेटा को क्लाउड पे लेके जाना है, तो उसने मुझे वन ड्राइव के नाम से क्या प्रोवाइड की है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दी है, ऐप दी है। मैंने वो अपने पीसी पे इंस्टॉल की, और करने के बाद इस फोल्डर के अंदर जो कुछ रखूंगा वो कहाँ जाता जा रहा है, सिंक होके क्लाउड पे जा रहा है। एग्जैक्टली यही काम उसने यहाँ पे बताया कि भाई आप यूटिलिटीज ले लो, यूटिलिटीज जो आपको जिस तरह की चाहिए, हर काम की अलग यूटिलिटी है। अब ये बता रहा है योर डाटा बॉक्स डिस्क, सेम जैसे आप उसकी बात नहीं मैं कह रहा, जो हमारा वन ड्राइव है, कि उसकी भी एक क्या है हमारे पास एप्लीकेशन है, तो ये इसने एप्लीकेशन दी हुई है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दें, यूजर का डाटा इसमें रखेगा, यूजर ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाएगा। एज्योर फाइल सिंक, कि आप यूजर को अपने पीसी के ऊपर कनेक्टिविटी दे देते हैं, और यूजर जो डेटा उसके अंदर रखेगा वो ऑटोमेटिकली सिंक होकर किस पे जाता जाएगा, एज्योर पे जाता रहेगा। तो ये हमारा डाटा इन टाइप्स के थ्रू क्लाउड के ऊपर हमारे पोर्टल पे से आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि मैंने रखा गूगल ड्राइव पे, पहले मैं गूगल ड्राइव से अपने पीसी पे डाउनलोड करूं, अपनी बैंडविड्थ यूज करूं, फिर मैं एज्योर के क्लाउड पे अपलोड करूं, फिर बैंडविड्थ यूज करूं। तो बेहतर है कि मैंने एक ही बार डाटा को क्या किया, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड के ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो हम यहाँ से माइग्रेशन कर सकते हैं। स्टोरेज मूवर है कि मैंने एक पहले से बनाया था फाइल सिस्टम,
जो कि अब मैंने चेंज करना है, किसी दूसरे टाइप में लेके जाना है, तो भी मुझे डेटा डाउनलोड अपलोड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं यहीं पे उसकी टाइप चेंज कर देता हूँ। क्या? A fully managed hybrid migration scenario that makes migrating files from folder into Azure breeze, यानी Azure के ऊपर आप डेटा ला सकते हैं ऐसे जो आपके सिस्टम की इस ड्राइव में पड़ा हुआ है। इधर से पड़ा हुआ डेटा एग्जैक्ट आपके क्लाउड के साथ, एज्योर की सर्विसेज के साथ हाइब्रिड मोड में चला जाएगा, जिसकी एक हमने पहले भी शायद आपको याद है यूटिलिटी यूज की थी, एज्योर एडी कनेक्ट के नाम से, जब हमने यूजर्स को सिंक करना था अपने क्लाउड के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो वो हमने किया था डेटा के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ यूजर्स के लिए, और ये करेंगे डेटा के लिए। अगर यूजर को वन ड्राइव दी है, आपने वन ड्राइव दे दिया है, भले ऑफिस के पोर्टल से, भले आपने पहले अपना कोई इंस्टॉल किया हुआ था, उससे आपने बना ली एज्योर ये अपनी वन ड्राइव। अब उस वन ड्राइव का बैकअप अगर आप यहाँ लेके आना चाह रहे हैं, तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि आप इसके अंदर माइग्रेशन के टैब में जाएंगे, और माइग्रेशन ये तो हो जाएगा कि भी आपका डाटा पूरा आ गया। अगर आप बैकअप में लेके आना चाह रहे हैं, तो आप कंटेनर बनाएंगे उस स्पेसिफिक यूजर के लिए, ताकि उसका डाटा किसी और के पास ना जाए। पहले नंबर पे बनेगा कंटेनर, और कंटेनर के अंदर जब आप फाइल बनाएंगे तो उसकी टाइप क्या रखेंगे? कोल्ड मोड, कि आप इसको कोल्ड मोड के अंदर लेके आ रहे हैं। उस कोल्ड मोड के साथ आप कनेक्ट करवा देंगे क्लाउड के प्लेटफॉर्म को, जो कि वन ड्राइव है, तो यूजर का वहां से डेटा इसके ऊपर माइग्रेट हो जाएगा। यानी इस सेंस में आपको यूटिलिटी या माइग्रेशन की यूज करनी है, और या स्टोरेज मूवर की। आप माइग्रेशन और मूवर में दो डिफरेंसेस हैं। ये करता है क्लाउड टू क्लाउड, लोकल टू क्लाउड, ये करता है सिर्फ लोकल टू क्लाउड, कि अगर आपके पीसी पे पड़ा हुआ है तो बस वहां से क्लाउड पे लेके आया। सिर्फ ये फर्क आ जाता है इसमें। मूवर लोकल टू क्लाउड आता है, डाटा माइग्रेशन क्लाउड टू क्लाउड और लोकल टू क्लाउड दोनों आती है। पार्टनर सोल्यूशन भी है, कि अगर आप ऐसे कहते हैं ना कि सिर्फ बैकअप ही देने हैं, तो आप ये लें। थर्ड पार्टी कंपनी वीम, आपने नाम सुना हुआ है। वीम का काम है कंपनीज को डाटा की बैकअप सर्विसेज देना। जैसे VMware वर्कस्टेशन या VMware ESXi है ना, ये वाले वीम्स के बैकअप को बहुत प्रेफर करते हैं। तो ये इस थर्ड पार्टी टूल के थ्रू भी आपके डाटा को बैकअप करवा देंगे। बिल्कुल हो जाएगा, विद इन सेकेंड, विद इन क्लिक आपकी पूरी की पूरी फाइल स्टोरेज सेट हो जाएगी। जब हम बना रहे थे तब हमने कहा था कि कैसे एक्सेस देनी है, और अब अगर चेंज करना चाहते हो वो एक्सेस चेंज भी हो सकती है। तब आपने कहा था इनेबल कर दो ऑल नेटवर्क, अब आपका मूड चेंज हो गया, आप चेंज कर दें। अब आप कहें कि नहीं जी मैंने लोकल से करनी है और किसी स्पेसिफिक आईपी को करनी है, तो फिर आप अपने आईपी यहाँ से ले लेते हैं, व्हाट इज माय आईपी एड्रेस से। तो ये आपका लोकल आईपी आ जाएगा। आप ये आईपी इसके अंदर जब बाइंड कर देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके यूजर को सिर्फ इसी आईपी से स्टोरेज एक्सेस होगी, बाकियों से एक्सेस नहीं होगी। इनक्रिप्शन और बाय डिफॉल्ट ही होती है, और एंड टू एंड होती है, जिसमें वो यकीनी तौर पे ऐसा करता है कि वो अपना डेटा जो है वो क्रिप्टेड फॉर्मेट में रखेगा। बनवा लेंगे, बस मैंने 2 मिनट बाद कॉल कर दिया। और उसके बाद आप एडवाइजरी ले सकते हैं किसी भी काम की। एक तो एडवाइजरी थी एग्जिस्टिंग, जो इसका नाम था कि आप पूछ लें कि मुझे डाटा की प्राइस क्या आएगी, चीजें रखने पे मुझे कौन से ड्रॉबैक आएंगे, क्या होंगे। अब तो इसने दे दिया को पायलट। को पायलट का मतलब तो ऐसे है कि आप अपनी वॉइस के जरिए भी सुन या बोल के बताते जाएं कि को पायलट आपको आंसर करता जाएगा। आजकल अक्सर सोशल मीडिया पे हम वीडियोस देख रहे हैं कि इंटरव्यू हो रहा है, लैपटॉप के जरिए इंटरव्यू की बातचीत चल रही है, और बंदे ने
अपना जो है कोपायलट ऑन करके मोबाइल साथ रख लिया, तो जो बात उधर से माइक के जरिए स्पीकर के जरिए आ रही है पूछी जा रही है, कोपायलट आंसर करता जा रहा है और बंदा वही बात आंसर बोल के उसको बताता जा रहा है कि भाई ये हमारे पास जो है इसका आंसर है। तो उसमें बंदे को खुद तो एडवाइजरी और को पायलट का मतलब ये है कि हमने अपने साथ एक असिस्टेंट रख लिया जो हमें बताएगा कि हमारे पास तमाम तर सर्विसेज की क्या यूटिलाइजेशन और कैसे यूटिलाइजेशन है। तो ये सारी बातें हमारी इसके ऊपर हो जाएंगी। लॉक्स अक्सर ऐसा होता है कि 2-3 बंदे जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं स्टोरेज अकाउंट को। अब अगर स्टोरेज अकाउंट 2-3 लोग यूज कर रहे हैं तो कोई इसको चेंज करते हुए गलती से कोई क्लिक कर बैठता है तो कहता है आप इस पे क्या लगा दो, लॉक लगा दो। इसका फायदा ये मिलता है कि अगर हमारे अकाउंट्स के ऊपर या डाटा के ऊपर लॉक लग गया तो कोई डिलीट नहीं कर पाएगा। तो फायदा सबसे पहला ये एक्सीडेंशियल हमारी प्रोटेक्शन हो गई है कि डाटा अगर नहीं भी हमें डिलीट करना या करना भी है तो आके पहले उसको लॉक क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे और फिर उसको डिलीट करेंगे। इसमें फायदा ये हो जाएगा कि हमारी एक प्रोटेक्शन डिलीशन की पहले ही सेव हो जाएगी कि यूजर को चांस नहीं है कि वो डाटा डिलीट करे। तो जब डिलीट करेगा फिर हम उसको रिस्टोर की भी ऑप्शन इधर से ही दे सकते हैं। लॉक लगेगा सिर्फ नहीं, इस पूरे इस स्टोरेज स्कोप के ऊपर जो क्या है कॉर्वेट एज्योर ऐसे अकाउंट के ऊपर, इस अकाउंट के ऊपर लॉक का मतलब यह है कि इसके अंदर से डाटा डिलीटिशन या ये नहीं सॉरी डाटा डिलीट हो जाएगा, ये अकाउंट नहीं डिलीट होगा, इसकी डिलीटिशन लॉक हो गई। डाटा तो यूजर रख रहा है ना, वो तो कर रहा है अपने सिस्टम से बैठ के, वो डिलीट भी हो जाएगा रख दिया, ये अकाउंट नहीं डिलीट होगा, ये प्रोटेक्ट हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। हम ये भी तो कर सकते हैं जैसे बिलीव पे एक लॉक लगा होता है, वो कहता है कि जो काज इसलिए रखते हैं ना कि यार गलती से क्लिक हो गया, वो पूछता है कॉपी करके उसका नाम लिखे हैं, इसलिए मल्टीपल उसने पहले ही ये ऑप्शंस रखी हुई हैं कि भी आपको कोई भी गलती का चांस ना रहे। तो उसका फोल्डर का नाम लिखे ताकि फिर वो एनेबल कंफर्म हो जाए कि आप वाकई डिलीट करें। तो इसी उसी पर्सपेक्टिव में ये भी दे रही है कि आप लॉक भी कर दें, जरूरी नहीं है कि आप गलती से ही कर रहे हैं, कुछ जान के भी करने आ सकते हैं। तो लॉक लगा होगा तो जितनी देर इसको लॉक अनलॉक नहीं करेंगे वो डाटा डिलीट नहीं होगा, ऑन डिलीट हो सकते हैं। व्हाटएवर किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए तो ये इसका रिसोर्स, ये तो तमाम ऑब्जेक्ट्स एज्योर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट खुद से अपनी दे रहा है आपको सपोर्ट के। आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इसके अंदर आके अपनी इवेंट क्या क्या जनरेट हुए हैं, किसने डाटा रखा, किसने उठाया, कब किस टाइम पे उठाया, किस आईपी से उठाया, तमाम तर इवेंट की डिटेल यहाँ पे लोड हो रही है, यानी यहाँ पे हमें नजर आएगी कि क्या क्या हुआ और कब कब हुआ। ये सारा चार्ट में यहाँ पे आएगा जब हम इसके अंदर काम परफॉर्म करते हैं। तो हम उस इवेंट की पूरी रिकॉर्ड की फाइल डाउनलोड करके भी रख सकते हैं जो कि हमारे पास हमारे सिस्टम पे CSV के तौर पे आ जाएगी। जो वीम बैकअप्स यूज करेंगे उसकी कॉस्ट जरूर आएगी, वीम फ्री नहीं है, वीम के पेड है, तो वो जब हम यूज करेंगे तो वो कॉस्ट अंदर बताएगा कि आपको इसकी यूज की कॉस्ट क्या आएगी, वो हमें साथ पे करना होगी सेपरेटली। मतलब ये नहीं है कि हमें हट के देने हैं, वो हमारे इसी अकाउंट से यूज होंगे, वीम इसी के अंदर वो हो गया है, कनेक्ट हो गया, तो वो यहीं से पे करेगा। तो ये हमारा स्टोरेज अकाउंट है, जितने भी यूजर्स होंगे उनको डाटा रखने के लिए हम अपनी इस तरह की स्टोरेजेस बना के, ये मल्टीपल भी बन जाते हैं, ये